Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IIT alumnus, and you're watching FICON classes. Let's hit the concepts. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6.5 होने जा रहा है और इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक लग रहा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर ये तो हमें पता है ऑलरेडी, ऐसा भी लग रहा होगा कुछ लोगों को। अच्छा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग, इसमें बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को ये सर्कुलर मोशन से रिलेट किया जाएगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है एट एनी इंस्टेंट, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो किस रेडियस पे कर्व ले रहा होगा, ये सारी बात करेंगे। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी से कैसे रेडियस रिलेट करता है, ये बात करेंगे आज हम। तो बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में रेडियस के बारे में देखना कितनी बढ़िया बात पता चलेगी। अभी तक तो हमें पता है ना, किसी भी सर्कल का क्या सेंटर से लेके किसी भी एक पॉइंट तक की मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और रेडियस वेक्टर क्या हो जाता है, सेंटर से लेके कोई पॉइंट को आप कनेक्ट कर लो, वो रेडियस वेक्टर बन जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट रेडियस वेक्टर मतलब समय के साथ रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, रेडियस वेक्टर चेंज हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो सेंटर से लेके पार्टिकल की पोजीशन को जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या होता है, रेडियस वेक्टर होती है। वो लाइन रेडियस वेक्टर होती है। तो यही रेडियस कैसे निकाला जा सकता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये बात हम लोग इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। चलो, तो छोटे छोटे से आइडियाज लेते जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पकड़ते हैं और पता करते हैं कि कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली होता क्या है। देखो, जैसे कि अगर मैं अपने छोटे छोटे आर्क ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, अगर मैं एक ऐसे आर्क ड्रॉ करूं तो देखो ये इसका रेडियस, मान लिया इसका सेंटर कुछ यहाँ पे लग रहा है ना, यहाँ पे हो सकता है ना सेंटर, ठीक है चलिए ये सेंटर हो गया। तो ये रेडियस है, इसे मैंने नाम दे दिया R1 का, ये R1 रेडियस नाम दे दिया, ठीक है। चलो भाई, एक आर्क बना रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से। देखो, अगर इस तरीके का आर्क बनाया हूं तो ये फैला हुआ सा है ना, इसका शायद मुझे लग रहा है कि सेंटर क्या होने वाला है, बड़ी दूर जाके मिलेगा, यहाँ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R2 ये इतना लगभग यहाँ से यहाँ तक का हो गया, ये सेंटर है अगर, है ना, तो सेंटर से लेके किसी एक पॉइंट पे डिस्टेंस। वैसे ही अगर मैं ऐसा बना दूं एकदम कर्वी घुमाऊंगा, ये देखो ये तो सर्कल देखो इतना छोटा सा बनने वाला है ना, तो यही कहीं सेंटर होगा। और ये हो गया डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, ये हो गया R3, ये हो गया सेंटर, करेक्ट है ना। तो अब इन तीन डायग्राम को देख के बताओ कौन सा रेडियस सबसे बड़ा है, यहां पे बताओ कौन सा रेडियस सबसे बड़ा है। R2 सबसे बड़ा है ना, बिल्कुल सही। सेकंड R1 होगा और थर्ड क्या होगा, R3 होगा, है ना, यही सीक्वेंस होगा। R2 सबसे बड़ा होगा, फिर R1, फिर R3। अच्छा, यहां से देखने से क्या समझ में आ रहा है कि अगर रेडियस बड़ा है इट मींस कर्व जो होगा वो कम होगा, है ना। रेडियस बड़ा है तो कर्व कम होगा, रेडियस अगर छोटा है तो कर्व बहुत ज्यादा होगा, कर्व बहुत ज्यादा होगा। देखो ऐसे खोलते जाओ रेडियस, ये देखो सबसे छोटा रेडियस, फिर धीरे धीरे देखो रेडियस बढ़ता जा रहा है, कर्व जैसे ही फ्लैट होता जाएगा रेडियस बढ़ता जाएगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन भी तो एक कर्व ही है ना, ये तो कर्व ऐसा होता है, इसी को फ्लैट करते करते जाओ तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो इसका जो रेडियस होने वाला है ना, ये R जो है ये हो जाएगा टेंड्स टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बनेगा इससे, समझ रहे हो, इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बनेगा किससे, स्ट्रेट लाइन से। एक्चुअली बनेगा ही नहीं, सर्कल ही नहीं बन पाएगा यार, इनफाइनाइट रेडियस है ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, रेडियस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं, ये डायग्राम्स बना लो और आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था क्या, मुझे याद नहीं, उस पर कमेंट में आंसर बता देंगे अगर कुछ क्वेश्चन दिया है तो, बाकी तो सब ठीक है ना। चलो अब देखो, एक अगर ऐसे कुछ कर्व है मेरे पास, या फिर कोई समझ लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, ये है पाथ ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल, एक पार्टिकल इस तरीके के पाथ में ट्रैवल कर रहा है। अब मुझे कहा गया कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पे रेडियस बताओ, रेडियस बताओ। तो रेडियस बताने के लिए हमें उसका कर्व का नेचर देखना होगा कि कितना घुमाव हुआ है ना, कितना घुमाव, उससे अपन आइडिया ले सकते हैं कि रेडियस बड़ा होने वाला है या रेडियस छोटा होने वाला है। अच्छा, ये पॉइंट देखो, यहाँ पे
अगर तुम्हें रेडियस पता करना है ना, तो तुम्हें ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जो इस पॉइंट पर टेंजेंट हो। क्या होगा? इस पॉइंट पे ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करो जो इस पॉइंट पर टेंजेंट हो। तो टेंजेंट होता हुआ इसका छोटा सा एरिया लेकर इस तरीके से कुछ सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस सर्कल का रेडियस ही तो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ दिस वन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एरिया का रेडियस हो जाएगा। रेडियस देखो चेंज हो रहा है जगह जगह जाने पर। यहाँ पर देखो ये वाला एरिया, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसका जो है कि सर्कल तो और बड़ा बनने वाला है, तो इसका रेडियस R2 हो जाएगा। वैसे ही इस पॉइंट पे देखो कर्व बहुत ज्यादा है ना, कर्व बहुत ज्यादा है, टेंजेंट सर्कल बनाना है तो ये इस तरीके से छोटा सा सर्कल बनेगा यहाँ पे, दैट मींस R3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जहां पे कर्व ज्यादा होने वाला है वहां पे समझ में आ रहा है कि सर्कल छोटा बनेगा, और सर्कल छोटा बनेगा इट मींस क्या हो गया? रेडियस छोटा होगा। समझ में आ गई बात? कर्व ज्यादा मतलब रेडियस कम। अच्छा, ये तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को बढ़ाने वाली बात होगी, सोचने वाली समझने वाली बात होगी। अब भाई सर आप ये तो बताओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या हेल्प मिलता है? अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से किसी एक्सेलरेशन से इस पाथ पे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे अगर रेडियस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ये चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये सब तो जनरल बातें हो गई अपनी, ठीक है। अब एक्चुअली हमें इस लेक्चर में क्या सीखना है? इस लेक्चर में हमें ये सीखना है कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से रैंडमली किसी पाथ पे मूव कर रहा है, और मुझे कह दिया कि ये इस पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे जब पार्टिकल यहाँ पे है, और वेलोसिटी तो हमेशा कर्व के टेंजेंट होती है, वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट होती है, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गया, और मान लिया कि एक्सीलरेट कर रहा है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रहा है, एंड द एंगल बिटवीन दीस टू इज थीटा। अब कह रहा है कि टेल मी दैट व्हाट इज द रेडियस एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर ये सेंटर पॉइंट है, अज्यूम किया कि ऐसे कुछ सेंटर ये सर्कल बनाता होगा, अगर ऐसा कुछ सर्कल बनाता होगा तो ये r मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताइए कितना होगा। हमें अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है तो कैसे निकाला जाएगा, सवाल ये, ठीक है। समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है? क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमें पढ़ना है कि अगर एक पार्टिकल इस कर्व पे मूव कर रहा था, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब वो पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट 1 नाम दे दिया, पॉइंट 1 से जब वो क्रॉस कर रहा है, जब पार्टिकल पॉइंट 1 से क्रॉस कर रहा है, एंड द वेलोसिटी इज v, acceleration is a in the horizontal direction, the angle between velocity and acceleration is theta. Now at this particular instant we have to find out that what was the radius of curvature of this particular path, या फिर पार्टिकल किस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कर्व ले रहा होगा या फिर मूव कर रहा होगा ये। So here we need to find out RC. What is RC? RC is the radius of curvature at this particular instant, है ना, ये निकालना है। अच्छा चलो थोड़ा सा हम लोग वहां पे जाते हैं, सर्कुलर मोशन में जाते हैं। देखो सर्कुलर मोशन में तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ऐसे कुछ तुम्हें याद है क्या? ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होता था, इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन होता था? रेडियल, और इस लेंथ को क्या कहते थे? रेडियस कहते थे। अच्छा ए आर का रिलेशन कुछ याद है क्या? रेडियल एक्सीलरेशन वाज गिवन एज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, या फिर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r भी होता था ना। ए आर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्कल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? वही तो r होता था। तो r को मैं rc लिख सकता हूं क्या? तो rc करके यहां पे लिख दिया, तो ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियल एक्सीलरेशन। क्या ये फॉर्मूला बनता है? क्या ये फॉर्मूला बनता है? अब देखो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये एक सर्कल के सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं? इस सर्कल के आरसी रेडियस वाले सर्कल के सर्कुलर मोशन की तरह इस पॉइंट को या इस पार्टिकल के मोशन को ट्रीट किया जा सकता है, और इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है कि दिस आरसी कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला दिस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई radial component of acceleration, divided by what? Radial component of acceleration. But the question arises whether this acceleration is radial component of acceleration or not. ये acceleration क्या ये radial component of acceleration है? नहीं है, ये radial component of acceleration नहीं है। So that means कि we need to find out the component of acceleration which is in radial direction. What is the radial direction? इस सर्कल के लिए what is the radial direction of acceleration? एक्सीलरेशन का ये डायरेक्शन पे अगर मैं कंपोनेंट निकाल लूं तो यही तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन होगा। क्या बात समझ में आती है? अच्छा भाई अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट देखो, ये तो बेस साइड हो गया, ये बेस साइड हो गया ना। एक मिनट मैं दिखाऊं, देखो एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन पे
है ना, ये तो रेडियल है, और एक इस डायरेक्शन पे आएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये तो हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, ये हो गया रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। अच्छा टेंजेंशियल देखो थीटा के साथ लगा हुआ है, मतलब कि ये तो कॉस कंपोनेंट होगा, और ये अदर साइड वाला ए आर क्या होगा, ए आर विल बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा। क्या बात समझ में आती है। अब रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी तो यही होगा, वेलोसिटी और रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अगर मुझे पता है तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूं। समझ में आ गई बात, आधी बात समझ में। बढ़िया से डायग्राम बनाओ, देखो कितना बढ़िया सुंदर दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो ये डायग्राम बना लो बढ़िया से, और फिर हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे। चलो तो चलो आओ कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने पढ़ा था उसी पे। तो एक चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा फटाफट देखो और समझो। अब माना कि ऐसा सा कोई एक पाथ है जिसमें एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। At any particular instant, the particle is at point A. Now, at point A, the velocity component will always be tangential to the curve. तो velocity इस तरीके से tangential है, and the magnitude of this velocity is just suppose 10 meters per second मान लिया। अब देखते हैं दूसरा acceleration. Let's suppose this acceleration A is in the horizontal direction, and the value of acceleration is, let's suppose it is 2 meters per second square. Fine. And the angle between velocity vector and acceleration vector is 30 degrees. Fine. Now we have to find out कि इस particular location पे what will be the radius of curvature? What will be the radius of curvature? जो भी हो R C, ये distance हमें radius of curvature कि किस curvature पे वो टर्न ले रहा होगा इस particular instant पे, ये हमें पता करना है। R C हमें पता करना है। तो भाई हमें तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि R C is equals to magnitude of velocity का square divided by radial component of acceleration. What is the radial component of acceleration? Radial means along the center, center की तरफ, along the radius. ये तो center point होगा, इसी center point के अबाउट ही टर्न ले रहा है। At that particular instant यहाँ पे एक सर्कल ऐसे सा बन जाएगा, है ना, वो सब याद है ना। चलो तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो एक्सीलरेशन एक्चुअली तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमें कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन पता करना है जो कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर हो, वही तो रेडियल कंपोनेंट होता है, अलोंग दिस लाइन हो, है ना। तो इसमें इट मींस कि ये वाला एक्सीलरेशन हमें पता करना है। दिस एक्सीलरेशन विल बी ए आर, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये ए आर कितना होना चाहिए, ए साइन ऑफ 30 के बराबर होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ए आर इज इक्वल्स टू ए साइन 30 डिग्रीज, राइट। a की वैल्यू है 2, sin 30 होता है 1/2, दैट मींस AR becomes equals to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट और नॉट, AR क्या हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अच्छा भाई वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी इज गिवन एज 10 मीटर्स पर सेकंड, नो प्रॉब्लम। तो अगर हमें क्या निकालना है, अब RC निकालना है, अब तो निकल जाएगा यार, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। 100 मीटर के रेडियस पे टर्न ले रहा होगा, मतलब कर्व कम होगा ना, रेडियस बहुत ज्यादा है तो कर्वेचर कम होना चाहिए। अगर रेडियस बहुत कम होता है तो कर्वेचर ज्यादा होता है, और ये वाली बात याद है ना। चलो बहुत बढ़िया, हो गया एक सवाल, आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें डिस्कस करते हैं कि अगर एक व्हीकल किसी सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रहा हो, अगर एक व्हीकल सर्कुलर पाथ में टर्न लेना हो इन सच दैट the velocity is given as 5 meter per second in the tangential direction and the radius of curvature of this turning is already given. Radius of curvature RC is given as 2.5 meters, ये दिया हुआ है, ठीक है। and we need to find out what is the radial acceleration, ये find out करना है। तो क्या किया जा सकता है, तीन क्वांटिटी हमें ऑलरेडी पता है यार, AR is equals to V square divided by R होता है ना। तो निकाल लो भाई, what is V square, what is V square, 5 का स्क्वायर that is 25 divided by radius is 2.5, so answer will be 10 meters per second square, that will be the radial acceleration। हो गया ना। देखो अरे पिछले सवाल में हमने क्या था, AR दे दिया था, सॉरी AR दे दिया था, V दे दिया था, RC निकाल लिया था। इस बार RC V दे दिया तो AR निकाल लिया। दो टाइप के सवाल हो गए, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा सोचना नहीं, फटाफट लिखो इसको, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा एकदम। चलो ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ना पेंडुलम के बारे में सोचते हैं। पेंडुलम पता है ना, थर्ड प्रॉब्लम पेंडुलम। देखो पेंडुलम कुछ इस तरीके से होता है, ये सीलिंग हो गया, यहाँ पे पिन कनेक्शन होता है, एंड देन दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड एज बॉब। जो नीचे में मास लटका होता है उसको क्या कहते हैं,
बॉब कहते हैं, ये मास हो गया। अच्छा, पेंडुलम का कुछ कर्वेचर कुछ इस तरीके से सर्कुलर ही होता है ना, सर्कुलर कर्वेचर होता है। अगर मैं ये पॉइंट बताऊं तो ये पॉइंट हो जाता है मीन, और इधर जितनी दूर मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा वो एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं, इधर वाले लास्ट वाले, ठीक है, ये मीन होता है। और पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से मूव करता है, यूं जाता है फिर नीचे आता है फिर यूं जाता है, तो इस तरीके से मूव करता रहता है ना, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कह रहा है कि द वेलोसिटी वी नीड टू फाइंड आउट। अच्छा, वेलोसिटी को मैंने टेंजेंशियल क्यों बनाया, सीधी सी बात है यार, वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगी ना, इसके बारे में तो 25 बार पढ़ चुके। अच्छा, और कह दिया कि एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन इज गिवन एज 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड द एंगल इज 30 डिग्रीज। किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ एंगल इज 30 डिग्रीज। इन दिस पर्टिकुलर केस वी नीड टू फाइंड एंड दैट दिस, एक ये बात बताइए कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 मीटर्स, ठीक है, length of the string is 1 meter. Now in this case we need to find out what will be the velocity. इस बार a दिया है और rc दिया, l क्या हो गया, rc हो गया ना, रेडियस की तो बराबर हो गया इस सर्कुलर मोशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, अब देखते हैं। अब हमें पता है कि ar is equals to v square divided by r। ar क्या है यहाँ पे मुझे पता है, रेडियल डायरेक्शन में अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालूं तो दैट विल बी ar। तो ये कितना होगा, ar को देख लो a और ये 30 डिग्री इसी के साइड पे, मतलब cos कंपोनेंट a cos 30 डिग्री, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, a cos, अरे बेस साइड है ना, ऐसे ट्रायंगल बना लो एक, ये ट्रायंगल बना, तो ये बेस साइड हुआ, बेस साइड मतलब cos कंपोनेंट, दैट मींस इट इज इक्वल्स टू 4 into cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, दैट मींस दिस आंसर इज गोइंग टू बी 2√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। अब जब रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकाला गया है, r पता है, तो वेलोसिटी निकालना कोई बड़ी बात है क्या, वेलोसिटी हो जाएगा √, देखो ar into rc, करेक्ट ना, इसको rc लिख लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू √, ar की वैल्यू देखो 2√3 मल्टीप्लाइड विद 1 मीटर्स, फाइन। सर ये कैसा दिख रहा है, रूट के अंदर रूट, अरे कोई दिक्कत नहीं है, √2 लिख लो, और 3 की पावर रूट के ऊपर रूट है तो 3 की पावर हो जाएगा 1/4, जो भी आंसर है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना, ऐसे ही लिख दो, सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप का था, इसमें हमने वेलोसिटी निकाली। पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था क्या, rc, दूसरे में क्या निकाला, ar निकाला, तीसरे में क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली। अच्छा, यहाँ तक अगर हो गया हो, तो एक छोटी सी बात मुझे इस पे पेंडुलम पे करनी थी, कर लिया, ये कर लिया। चलो अब देखो पेंडुलम में क्या होता है ना, पेंडुलम में 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने एक्सट्रीम पॉइंट बना लिया, चलो ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब कि इसके बाद ये अब नीचे ही आएगा और कुछ इस तरीके से मोशन करेगा, और ये हो गया, ये अपना मीन पॉइंट हो गया। ये क्या है, ये मीन पॉइंट होता है, ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है, दोनों साइड होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट इधर भी होगा, यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा, है ना। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या होता है ना, तुम बताओ, ऐसे जाके रुक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर रुक जाता है, फिर नीचे आता है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे कुछ समय के लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, करेक्ट। और मीन पॉइंट पे वेलोसिटी ना मैक्सिमम हो जाती है, फिर उसके बाद घटने लगती है इधर ऊपर आते हुए, फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर मैक्सिमम 0, ऐसा होता है। और एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये वाला, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाता है मैक्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन बिकम्स 0, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन बिकम्स मैक्स। समझ में आ रही बात, अभी ध्यान में रखो, ये सब चीज अपन एसएचएम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो गया। अच्छा सर यहाँ पे अगर मैं वो वाला लगाऊं कि ये l है लेंथ, और मैं अपना फॉर्मूला लगाऊं ar is equals to v square divided by rc, ये फॉर्मूला लगाता हूं तो ar becomes 0, why, because velocity is 0। तो आप क्यों कह रहे हो कि यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि आप क्यों कह रहे हो सर कि यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, आपके फॉर्मूले के हिसाब से तो एक्सीलरेशन 0 हो जाना चाहिए। और कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब एक्सीलरेशन ही 0 हो गया, वेलोसिटी भी 0 है, इस लास्ट पॉइंट पे देखो, वेलोसिटी भी 0, एक्सीलरेशन भी 0, इट मींस वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग मींस वेलोसिटी विल रिमेन 0 इटसेल्फ। अगर वेलोसिटी 0 पे रही है तो क्या कभी तुमने ऐसे सोचा है कि पेंडुलम ऊपर गया और रुक गया, क्योंकि वेलोसिटी भी 0 और एक्सीलरेशन भी 0 है, ऐसा तो नहीं होता है ना, पेंडुलम तो नीचे आता है। इट मींस कि देखो नेट एक्सीलरेशन तो यहाँ 0 नहीं होने वाला है, लेकिन रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन 0 होता है। इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि द एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन विल बिकम 0,
नॉट दी नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नेट एक्सीलरेशन हो जाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर। और यहाँ पे सोचोगे तो यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट के बराबर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया बात। सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जब वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वेलोसिटी जीरो से ए आर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या ए नेट भी जीरो हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ए नेट जीरो नहीं होगा। ए नेट तो ए टेंजेंशियल के बराबर हो जाएगा। और वही तो कारण होगा कि बॉडी वहां जाके रुक नहीं जाएगी, या बॉब वहां जाके रुक नहीं जाएगा, बल्कि वो नीचे वापस आएगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। समझ में आती है बात? चलो भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं कुछ और। अब ना ये सब देखो, ये सब तो हमने स्केलर फॉर्म में सारी बातें कर ली, जबकि एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर थिंग, राइट? और आरसी तो समझ लो, रेडियस अगर लेते हो तो वो बात अलग है, बाकी अदरवाइज लेंथ है तो फिर क्या हो गया? स्केलर हो गया। लेकिन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर व्हाट? वेक्टर क्वांटिटीज। अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज है तो एग्जामिनर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को वेक्टर के टर्म में देके भी रेडियस पूछ सकता है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो अच्छा, आगे बढ़े। वेक्टर फॉर्म पे सवाल देखें। वेक्टर फॉर्म पे सवाल तो वेक्टर फॉर्म पे सवाल होने वाला है, मतलब कि तुम्हें वेक्टर कैलकुलस भी आना जरूरी है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, चलो एक सवाल लेते हैं। देखो अभी तक क्या था, एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ एक्सीलरेशन होता था, और फिर हमें वेलोसिटी एक्सीलरेशन पता होता था तो हम लोग क्या कर लेते थे? आरसी कैलकुलेट कर लेते थे, है ना? अभी तक ये बात चल रही थी, नहीं चल रही थी? बहुत बढ़िया भाई। अब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमें, अगर वेलोसिटी मान लीजिए दे दिया I प्लस जे मीटर्स पर सेकेंड, एक्सीलरेशन मान लीजिए दे दिया 2I मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी दी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये निकालना है हमें। कैसे कर सकते हैं? कुछ आइडिया लग रहा है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो ना ये वेक्टर ड्रॉ करने का सोचो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरीके से बना लो भाई, एक्स वाई वाली, है ना? ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लिया। अच्छा, आई प्लस जे वेक्टर मतलब क्या हो गया? एक्स पे भी 1 और वाई पे भी 1, आई प्लस जे, तो ये पॉइंट आ गया, इसे कनेक्ट कर लो। इसे क्या कर लो? ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसे इस तरीके से कनेक्ट कर लो। ये हो गया क्या? I प्लस जे वेक्टर हो गया। करेक्ट करना। चलो भाई, दूसरा क्या है? 2I, मतलब कि x डायरेक्शन पे ही 2 तक चले जाना है। x डायरेक्शन पे क्या करना है? 2 तक चले जाना है, और यही तो, और y डायरेक्शन पे 0 है तो यही पॉइंट हो जाएगा। इट मींस अब इसको कनेक्ट कर लो यहां से यहां तक, और ये कर लो ऐसे तरीके से। ये क्या हो गया? 2I वेक्टर हो गया। ये समझ में आ रही बात? मतलब कि कुल मिला के इस तरीके का डायग्राम बनने वाला था। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बन गया है। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये कुछ थीटा होगा ना, यहाँ पे कुछ थीटा होगा, है ना? और रेडियस कैसा होगा? रेडियस के बारे में सोचो तो ये वेलोसिटी क्या है? ये तो वेलोसिटी है ना, ये क्या है? एक्सीलरेशन है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आरसी होगा, वो कितना होगा हमें नहीं पता, कहीं जाके सेंटर होगा, और ये आरसी वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, डायग्रामेटिकली तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। लेकिन ये तुम्हें ड्रॉ करना समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर का यूज करके ड्रॉ किया जा रहा है ना? ये जैसे ही ड्रॉ कर लिया, अब मुझे पता चलता है कि इस डायरेक्शन पे अगर मैं एक्सीलरेशन निकाल लूं तो वेलोसिटी तो मुझे पता है, अगर मैं एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में निकाल लूं तो फिर v² बाई क्या ए आर करके रेडियस निकाल सकता हूं। करेक्ट और ना? और एक्सीलरेशन मुझे इस डायरेक्शन में दिया, इस डायरेक्शन पे निकालना है। अच्छा भाई, थीटा दिया हुआ है लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्या किया जाए? वेक्टर कैलकुलस मुझे पता है, और वेक्टर कैलकुलस अगर मुझे पता है तो ये देखो, ये v है, ये a है। ठीक है, इसे मान लो वेक्टर v, मान क्या लो है ही है, और इसे मान लिया वेक्टर a, मान क्या लिया है ही है ना? अब ये वाला फॉर्मूला तुम्हें कुछ याद है क्या? वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू a b cos थीटा, ये याद है ना फॉर्मूला? अच्छा, इसी फॉर्मूला को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, उसके लिए लिखते हैं, इसे मान लिया वेक्टर a और इसे मान लिया वेक्टर b। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? a डॉट b, मतलब कि ये a है वेक्टर, डॉट b वेक्टर, इसी तरीके से रखो, दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होगा? I प्लस j, मतलब इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद है ना?
तो उस हिसाब से ये 1 और 1 है, तो अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2। समझ में आ रही बात? इसका मैग्नीट्यूड तो रूट 2 हो गया। उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b इज गोइंग टू बी अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 ओनली। और यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज़ एक्सीलरेशन ये क्या है? मीटर पर सेकंड। फाइन, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, मैग्नीट्यूड तो दोनों के पता चल गए हैं। तो मैग्नीट्यूड पता है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या? a का मैग्नीट्यूड रूट 2 मल्टीप्लाइड विथ ओ हो b cos थीटा। अब थोड़ा सा और सोचते हैं, b का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान से देखना और बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो ये a है ना, एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन का कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा क्या? ये वाले डायरेक्शन में, और कुछ कंपोनेंट ये वाले डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला एक्सीलरेशन हमें निकालना है विच इज AR, और ये वाला एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? AT के बराबर हो जाएगा ना। AT को इस ट्रायंगल पे देखो, ये वाले, इसको O नाम दे दिया, इसको P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया इस पॉइंट को, ठीक है। OPQ ट्रायंगल में देखो, OPQ ट्रायंगल में देखो, OP cos थीटा विल बी AT होगा ना। इसका cos थीटा कंपोनेंट AT के बराबर होगा, मतलब कि AT अगर मैं लिखना चाहूं तो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन A cos थीटा। एक्सीलरेशन A को कौन सा वेक्टर कहा गया है? B, मतलब कि B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, B cos थीटा विल बी इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा क्या? B cos थीटा इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? B cos थीटा की जगह लिख दिया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। A डॉट D क्या मैं निकाल सकता हूँ क्या? देखते हैं A डॉट D कैसे निकाल सकते हैं। A लिख लो, A वेक्टर क्या है? I प्लस J है, और डॉट कर लिया 2I, करेक्ट ना। ये डॉट वेक्टर दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 इनटू AT, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, I J का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? I के साथ I का, J के साथ J का, K के साथ K का मल्टीप्लिकेशन होता है, सबका एडिशन हो जाता है। तो यहाँ I है, यहाँ I है, इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, J के साथ 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो I प्लस 2I, I इंटू 2I दैट इज इक्वल टू 2, I इंटू 2I इज 2 और I का स्क्वायर मींस 1 हो गया, तो 2 हो गया दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 इनटू AT। समझ में आ गई बात? तो AT की वैल्यू क्या आती है? AT की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखो रूट 2 नीचे आ गया, दैट मींस आंसर जाएगा रूट 2। AT की वैल्यू आ गई रूट 2, ये रूट 2 आ रहा है, तो इस वैल्यू को हमें निकालना है। समझ में आ रही बात? ये देखो ये 2 है, ये रूट 2 है, तो इस वैल्यू को निकालना है। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है कि A नेट एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। मुझे तो रेडियल निकालना था, करेक्ट ना। रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? A नेट कितना दिया है? मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AT का मैग्नीट्यूड क्या है? रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 प्लस AR का स्क्वायर। समझ में आने बात? तो ये 4 माइनस 2 विल बी 2 विल बी इक्वल टू A रेडियल का स्क्वायर एंड हेंस A रेडियल विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2। आ रही है बात समझ में? A रेडियल कितना आ गया? रूट 2 के बराबर आ गया। बहुत बढ़िया भाई, A रेडियल पता चल चुका है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलरेडी हमें रूट 2 मीटर पर सेकंड पता है, तो क्या अब RC निकालना कोई बड़ी बात है क्या? वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियल एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितना है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियल एक्सीलरेशन अगेन अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रूट 2, ये वाला रूट 2 और ये स्क्वायर काट दो तो बचा कितना? अंडर रूट 2 मीटर्स। RC रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? अंडर रूट 2 मीटर्स, ठीक है। बहुत ही लाजवाब सवाल है भैया, इसको ध्यान से देख लेना, एकदम बना लेना। ये वेक्टर्स में दिया हुआ है, तो वेक्टर्स देते ही पहले तो बच्चे तो यही सोच लेते कि यार वेक्टर नया नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा यार? तुम इसको बिल्कुल बना लो ना उसकी तरह, किसकी तरह? जो पहले चल रहा था मैग्नीट्यूड वाइज, इसको बना लो। I प्लस जे तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। I प्लस जे है तो x में 1, y में 1, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, एक कनेक्ट कर लो लाइन, ये वेक्टर बन जाएगा। उसी तरीके से 2y है तो x में 2 चले जाओ, वेक्टर बन गया ये वाला। तो ये दो वेक्टर आ गए, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के वेक्टर आ गए। अब बस तुम्हें क्या करना है? रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकालना है। उसके लिए क्या जुगाड़ लगाया जाए? तो देखो अब हमें पता है कि A डॉट बी इक्वल्स टू AB cos थीटा होता है, लेकिन ये वाला अपना B है, तो B cos थीटा तो खुद टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर हो जा रहा है।
बी कॉस थीटा क्या हो जा रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर हो जा रहा है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मैं निकाल लेता हूँ, नेट तो मुझे पता ही है, तो रेडियल मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। रेडियल निकाल लिया, रेडियल निकालने के बाद तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो निकालना। अरे भाई इसमें मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो यार प्लीज गो और थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस पढ़ लो, चैप्टर नंबर 2 में होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ लो, अदरवाइज ना इतना दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, पढ़ लो, बहुत जरूरी है। और ये फिर एक बार वहां देख के आओ कि कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस की भी जरूरत नहीं है, डॉट का सोच के पढ़ के आओ और फिर उसके बाद ये सवाल को फिर से देखो, पक्का समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कह रहे हैं ना कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी चलो देख लो, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग यही करने वाले हैं, या फिर मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूं, होमवर्क में दे दूं, होमवर्क में दे दूं। चलो होमवर्क में देता हूँ, सवाल मैं देख लूं जरा। सवाल है कुछ अच्छा, नहीं कुछ क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल वाला सवाल है, कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया से उतार लो और थोड़े से प्रोजेक्टाइल के सवाल करते हैं। चलो आ जाओ, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल से कनेक्ट करते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन में वेक्टर से कनेक्ट किया, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल से कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब माना कि हमारे पास एक पार्टिकल था, प्रोजेक्टाइल था, जिसे प्रोजेक्ट किया गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, कुछ भी ले लो यार, कुछ ले लो, कुछ ले लो, क्या ले लोगे, 10 ले लो, चलो 10 मीटर्स पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 53 प्रोजेक्ट किया गया। अब प्रोजेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से कहीं गिर जाएगा। अब कहता है कि when the projectile achieves maximum height, मतलब कौन सी बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है ना, ये h max वाली बात कर रहा है। when the projectile achieves maximum height find out center of radius of curvature, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तुम्हें। मतलब कि ये जो भी होगा ना ऐसे, और इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इस कर्वेचर का कुछ रेडियस होगा ना, तो ये आरसी तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अभी यहीं तक आएगा, ये जरूरी नहीं है, ये नीचे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं मालूम ये कहां तक जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ हमें एक बात पता है, हमें एक बात पता है कि इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का नेट कंपोनेंट विल बी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। यही तो नेट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, जो कि u cos थीटा के बराबर होता है। ये सब तो प्रोजेक्टाइल की बात है भाई, ये सब तो हमें याद रखना पड़ेगा। दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू 10 into cos of 53, तो 10 multiplied with cos of 53 is, cos of 53 is 3/5 and hence value 5 दूनी 6 5 दूनी 6, 6 क्या हो गई, मीटर्स पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, हमें रेडियस निकालना है। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। अगर मुझे एक्सेलरेशन पता है तो मैं निकाल लूंगा। तो देखो डायग्राम देखो, ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दी है, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और मुझे पता है ये हॉरिजॉन्टल है, और ये बात भी मुझे पता है कि थ्रू आउट दिस मोशन कहीं पे बीच में फोर्स नहीं लगता है, सिवाय किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। और ग्रेविटेशनल फोर्स किससे आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मुझे पता करनी हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, g इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर वाली एक्सेलरेशन होगी, करेक्ट ना। अच्छा देखो, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या यही एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन बन जाएगा क्या? हाँ भाई, यही एक्सेलरेशन तो रेडियल एक्सेलरेशन बन जाएगा, क्योंकि इसी लाइन में तो कहीं आगे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यही डिस्टेंस तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएगा। समझ में आ रही बात, ये डायग्राम समझ में आया, इसी से बन रहा है यार। देखो ये वाला है और इस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इस डायग्राम से हमें समझ में आता है कि अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देना चाहिए, है ना। तो आरसी निकालने के लिए मैंने क्या कर लिया, वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 336 आ गया, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इज 10 and hence the answer will be 3.6 meters। आरसी कितना हो जाएगा, 3.6 meters। क्या सवाल समझ में आ गया? बहुत ही आसान सवाल था ना, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था, क्यों, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट। सीधा इस पॉइंट पे क्या होगा, अब कुछ भी पूछ सकता है यार कि 1 सेकंड यहां से थ्रो किया, बताओ 2 सेकंड बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। कुल मिला के तुम्हें प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट, काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये तो हमें आना चाहिए।
ये क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला फॉर्मूला। इतनी चीजें पता है तो तुम कहीं भी निकाल सकते हो, करेक्ट और नॉट, है कि नहीं? बना सकते हो ना? चलो बहुत बढ़िया, बना सकते हो ना? अच्छा एक और सवाल है इस पे, एक और सवाल है कि टाइम पे यहां से प्रोजेक्ट किया, अब बोल रहा है कि 2 सेकंड बाद बताओ क्या होगा, वो वाला सवाल भी करना है क्या? चलो वो करते हैं या एज अ होमवर्क दे दूं तुम्हें, एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? होमवर्क की तरह ले लो। देखो एक सवाल है, ये होमवर्क लिख लो यहाँ पे, ठीक है? कि एक प्रोजेक्टाइल को विद इन 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया है एट एन एंगल ऑफ, लेट मी सी हियर, एंड द एंगल इज गिवन एज, द एंगल इज गिवन एज 53 ले लो, ठीक है? और कहता है कि आफ्टर 2 seconds फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या करना है? 2 सेकंड के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो 2 सेकंड के बाद समझ लो ऐसे थ्रो किया गया ना, ऐसे थ्रो किया गया, तो 2 सेकंड के बाद अगर इस पॉइंट पे आया तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसा होगा। तो देखो तुम 2 सेकंड बाद ना एक्स डायरेक्शन पे वेलोसिटी निकाल लेना, 2 सेकंड बाद वाई डायरेक्शन वेलोसिटी निकाल लेना। इसके लिए तो तुम्हें क्या फॉर्मूला लगाना है? यूएक्स प्लस AXT, यहाँ पे UY प्लस AYT, इससे VX और VY आ जाएगा। अब VX और VY आ जाएगा ना, उन दोनों को देखना कि कैसा दोनों के बीच में रिलेशन आ रहा है, और उस रिलेशन से तुम्हें ये थीटा पता चल जाएगा, थीटा। ये कोई मैं फॉर्मूला भी लिख ही देता हूँ, सॉल्व बस कर लेना। tan थीटा इज इक्वल टू VY डिवाइडेड बाई VX होगा, ठीक है? अगर VY VX दोनों बराबर आते हैं तो tan थीटा 45 हो जाएगा, मतलब थीटा 45 हो जाएगा। थीटा अगर 45 है तो देखो ये थीटा अगर 45 है तो देखो ये इस तरीके से ये वाला 45 डिग्री हो गया। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर का अंडर द रूट होगा नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी इधर मिल गई, नेट एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ है। अब ये दोनों का ये कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी तुम्हें निकालना, ये एंगल फिर से अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? G cos 45 के बराबर हो जाएगा। तो सारी चीजें तो पता चल गई, V पता चल गया, एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन पता चल गया, और तुम्हें आंसर निकालना। सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी, कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए, बस तुम्हें अब थोड़ा सा नंबर पता करना है। बाकी जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना इस सवाल में, सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी है, और तुम्हें सॉल्व करना है। देखो बना ही लेना, ठीक है? कमेंट नहीं है ना लिखना कि सर इसका सॉल्यूशन करवा दो, लिख देना अगर नहीं बन रहा है तो, ठीक है? लेकिन कोशिश करो, पहले बनाने की कोशिश करो, ठीक है? तो चलो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर 6.5 है ना, आई गेस, हाँ 6.5 यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एंटर करेंगे, ठीक है? अभी भी हम लोग फोर्सेस का थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके थे कि इधर फोर्स लग रहा है, उधर फोर्स लग रहा है। एक बार डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाले थे ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जस्ट वो थोड़ा सा देखा था, मैंने कहा भी था कि डायरेक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो डायनामिक्स है, लेकिन एक्चुअल डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, ये बात भी मैंने बताई थी, करेक्ट और नॉट? तो एक्चुअल डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे। और काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन तो वहां भी पढ़े थे, काइनेमेटिक्स के लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में। और अभी भी काफी कुछ पढ़ा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर कर लिया है। अगर समझ में आया तो बढ़िया से क्या कर लिया करो, लाइक पर दबा दिया करो, और क्या कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भैया क्लासेस बड़ी जबरदस्त चल रही हैं, एकदम JEE के लेवल की क्लासेस चल रही है, नीट ही नहीं JEE का, ये सब लेवल JEE का है। एडवांस में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं भैया, ये सवाल कि 2 सेकंड बाद बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, तुम्हें मजाक न लगे कहीं, ठीक है? तो JEE मेंस, एडवांस, नीट सारी चीजें कवर करता चल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम जो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो कोई भी तुम्हारा दोस्त हो जो कि मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, या चाहे JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, कुछ भी प्रिपेयर कर रहा हो, है ना, तो उन्हें बताओ कि भैया क्लासेस जबरदस्त चल रही हैं और लेवल के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू सवाल बस कर रहे हैं, वो भी करने जरूरी है क्योंकि बेसिक से हमने उठाना है ना सब कुछ। तो वो छोटे छोटे प्रॉब्लम भी हम कर रहे हैं, और उसके बाद देखो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम भी कर रहे हैं, तो नीट तो वैसे ही कवर हो रहा है। कॉन्सेप्ट देखो क्लियर करते चलो। हाँ, हो सकता है कि इतने बड़े सवाल नीट में ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसी पे छोटा कुछ सवाल पूछ सकता है ना कि आगे जाके बताओ व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ऐसे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके पार्ट पूछे जा सकते हैं, कि इसमें नीट में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है, और ये नहीं सोचना है कि यार ये हमारे लेवल से ऊपर चला गया मैं ना पढ़ूं, नहीं,
कुछ भी लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है। मैं कितना एब्जॉर्ब कर सकता हूँ सब मेरे को एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। अगर मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ तो कर लेना है। अभी टाइम देखो, अभी कोई पता नहीं है लॉकडाउन कब तक चलेगा, क्या चलेगा। अपने को जितना हम सीख सकते हैं सीखते चलो, ठीक है। हाँ, हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई सा टॉपिक जो है ही नहीं नीट में और मैं पढ़ रहा हूँ तो वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी जेडब्ल्यू वाले हैं यहाँ पे एस्पिरेंट्स जो जेडब्ल्यू की तैयार कर रहे हैं, आईआईटी एंटर करना चाहते हैं, वो तो भाई एक भी क्लास मिस मत करो और सारी चीजें कोई सा भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बनाओ ही बनाओ। एससी वर्मा तो पूरा एकदम चार्ट डालो। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया। तो आई होप कि क्लास में मजा आया होगा। मजा आया होगा तो यार तुम्हें क्या करना समझ में आ रहा है ना, शेयर करो। थोड़ी बच्चे बढ़े क्लास में, ज्यादा लोग कमेंट्स किया करें कि सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए। जब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और मैं अपनी मेहनत को क्या कर लूंगा, डबल कर लूंगा। समझ में आ रही बात? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो और मस्त से रहो, एंजॉय करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।